जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फीचर्स, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। ऑलरेडी हम साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप पढ़ चुके हैं डिटेल से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे साथ शुरू करते हैं साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। जो मैप आपको दिख रहा है, दिस इज साउथ अमेरिका, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के आसपास में जो सागर हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। दिस इज पैसिफिक ओशियन, दिस इज अटलांटिक ओशियन, नीचे आपको मिलेगा साउथ ओशियन और ऊपर मिलेगा आपको कैरिबियन ओशियन, कैरिबियन नॉट ओशियन, कैरिबियन इज ए सी। इसके देशों का एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, कौन कौन से देश यहाँ पे हैं, ताकि आपको आगे अब जो वीडियो का आगे वाला हिस्सा आएगा उसमें आपको परेशानी ना हो, क्योंकि मैं इन देशों के नाम बार बार लूँगा। हालांकि जो पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका हमने वीडियो बनाया है उसमें हम इन सभी देशों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन करेंगे। जो छोटा सा देश आपको दिख रहा है, दिस इज फ्रेंच गुयाना। ये देश नहीं है, फ्रांस की टेरिटरी है। दिस इज सूरीनेम, जो ग्रीन कलर से है वो सूरीनेम है, जो कि इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, सूरीनेम। रेड कलर से जो आपको दिख रहा है, दिस इज गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, दिस इज इक्वाडोर, दिस इज पेरू, बोलाविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, और ये लंबा सा देश है चिली। एक यहाँ पे एक और देश है जिसको हम बोलते हैं फाकलैंड आइलैंड, जो कि स्वतंत्र देश नहीं है, यूके की टेरिटरी है। इन सारे देशों में से दो देश लैंडलॉक कंट्री हैं। कौन कौन से? बोलाविया और पैराग्वे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दो ही लैंडलॉक कंट्री हैं, बोलाविया और उरुग्वे। इस वीडियो के अंदर हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा हिस्सा होगा वो होगा हमारा जो वेस्ट साइड में यहाँ पे एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला है जिसे हम वेस्टर्न एल्पाइन सिस्टम बोलते हैं, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, हम इसके हाईलैंड्स हैं ईस्ट साइड में, ये इसका ईस्ट साइड है। यहाँ पे कुछ ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, यहाँ पे भी हाईलैंड्स है और नीचे भी कुछ हाईलैंड्स है। हाईलैंड्स मतलब प्लेटू या उठी हुई भूमि, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस बीच में, उसके बाद जो बीच में जमीन बच जाती है, क्षेत्र बच जाता है, भूमि बच जाती है, वो लो लैंड है, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरू करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का भौतिक विभाजन, भौतिक विन्यास। तो देखिए, जो पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है ये इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है और एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला है। पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को नॉर्थ से लेकर साउथ तक बोलें या फिर हम बोलें स्टीमस ऑफ पनामा, ये स्टीमस ऑफ पनामा है। यहाँ जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से आके जुड़ जाता है, दिस इज स्टीमस ऑफ पनामा। यहाँ पे एक पनामा देश है और जिस जगह ये आके जुड़ता है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का बोलीविया देश है, आपको पता होना चाहिए। तो इस स्टीमस ऑफ पनामा से लेके नीचे मैंने आपको एक स्ट्रेट बताई थी लास्ट वीडियो में, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मैगलन। स्टीमस ऑफ पनामा से लेके स्ट्रेट ऑफ मैगलन तक जो लंबी सी पर्वत श्रृंखला है इसको हम बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये क्या है? ये एक एल्पाइन पर्वत श्रृंखला है। एल्पाइन पर्वत है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे दो प्लेटें आपस में आके टकरा रही हैं। कौन कौन सी वो प्लेटें हैं? ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है। दोनों प्लेटें आपस में आके भिड़ रही हैं, जिसके कारण बीच की भूमि उठ गई है और एक वलित पर्वत का निर्माण हो गया है। आपको पता होगा कि वलित पर्वत जो होते हैं वो नवीनतम पर्वत होते हैं। तो ये एक वलित पर्वत है क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटें आपस में भिड़ रही हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाएंगे। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला? इसका नाम है एंडीज माउंटेन रेंज, जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है महाद्वीपों पर स्थित, क्योंकि पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वतों की जो चैन होती है वो महाद्वीप के ऊपर भी होती है और समुद्र तल के नीचे भी होती है। तो महाद्वीपों पर स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला ही है। हमारा प्यारा भारत में स्थित हिमालयन पर्वत श्रृंखला जो है वो चौथे नंबर पे आती है। दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज माउंटेन रेंज, ये 7 देशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 7 देश हम देखेंगे। देखिए, वेनेजुएला से शुरू होगी ये, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू के बाद ये बोलेविया जाएगी, देन चिली एंड अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना। 7 देश हो गए, मेरे साथ गिनिए, अर्जेंटीना, चिली,
अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुला। काउंट कीजिएगा, 7 ही देश ये हो जाएंगे। इन 7 देशों से होकर ये पर्वत श्रृंखला जाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज पर्वत श्रृंखला। इन 7 देशों में इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इस देश का नाम है बोलिविया। बोलिविया में इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई सबसे ज़्यादा हो जाती है, एक गांठ जैसी बन जाती है। उस गांठ जैसी जगह को कहा जाता है बोलिवियन प्लेटू। चिली देश, ये लंबा सा देश है चिली। इस लंबे से चिली देश में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। सबसे लंबा चिली में है, सबसे चौड़ा बोलिविया में है। इस पर्वत श्रृंखला को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, नॉर्दर्न एंडीज, सेंट्रल एंडीज और साउदर्न एंडीज। उत्तरी एंडीज पर्वतों की श्रृंखला, मध्य वाली और सबसे दक्षिण वाली। जो नॉर्थ एंडीज पर्वत श्रृंखला है, नॉर्थ एंडीज पर्वत सीरीज है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन पड़ते हैं। आप अपना मैप निकालिए या एटलस निकालिए और वहाँ पे लोकेट कीजिए। देखिए जो 2 नाम लिखे हुए हैं, ये है माउंट कैटापॉक्सी और माउंट चिम्बाराजो। माउंट चिम्बाराजो और माउंट कोटापैक्सी दोनों के दोनों ही इक्वाडोर में आते हैं। दोनों के यहाँ पे कौन सा देश मैंने आपको बताया था? यहाँ पे मैंने देश बताया था आपको इक्वाडोर, जहाँ से कि इक्वेटर एंटर करती है। दिस इज इक्वेटर। जहाँ से इक्वेटर एंटर करती है वो है इक्वाडोर, और इक्वाडोर में ही 2 इंपॉर्टेंट वोल्केनिक पीक हैं। ये दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं। अक्सर एग्जाम में ज्वालामुखी से जब क्वेश्चन आता है तो मैच द फॉलोइंग में चाहे देश के साथ हो, चाहे एक्टिव में हो, इन दोनों में से एक नाम जरूर होता है, याद रखिएगा। माउंट चिम्बाराजो और माउंट कोटापाक्सी, माउंट कोटापैक्सी और माउंट चिम्बाराजो दोनों वोल्केनिक पीक हैं। दोनों इक्वेटर के पास इक्वाडोर देश जो है उस देश में स्थित हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला में आते हैं। याद रखिएगा, फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। माउंट चिम्बाराजो और माउंट कोटापाक्सी दोनों ही वोल्केनिक पीक हैं, इंपॉर्टेंट वोल्केनिक पीक हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला में आते हैं। अब हम बात करेंगे, जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज सेंट्रल एंडीज पर्वत श्रृंखला। जो सेंट्रल एंडीज है, यहाँ पे सेंट्रल एंडीज में आके जो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला आ रही है, चौड़ी हो जाती है, गांठ सी बन जाती है और ऊपर से कुछ समतल सी हो जाती है, तो इसे हम प्लेटू भी कह सकते हैं। और इस प्लेटू का नाम क्या है? इस प्लेटू का नाम है, क्योंकि ये देश है बोलिविया, ये देश मैंने आपको बताया था बोलिविया, तो इसका नाम रख दिया गया है बोलिवियन प्लेटू। बोलिवियन प्लेटू जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा प्लेटू है। ऐसा आपको पता होगा कि तिब्बत में स्थित जो तिब्बतन प्लेटू है, चाइना में स्थित जो तिब्बतन प्लेटू है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार या प्लेटू है। तो ये बोलिवियन प्लेटू है। इसके कुछ और नाम भी हैं, इसको एंडियन प्लेटू भी कहा जाता है और आल्टीप्लानाओ का प्लेटू भी कहा जाता है। इसी प्लेटू पर 2 बड़ी फेमस झीलें हैं। जो आपको ये दिख रही है वो है लेक टिटिकाका और दूसरी यहाँ पे है लेक पोपो। उन दोनों झील के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। लेक टिटिकाका और लेक पोपो दोनों ही बोलिवियन प्लेटू में आती हैं। लेक पोपो जो है पूर्ण रूप से बोलिविया में आती है। लेक टिटिका बोलिविया और पेरू, ये पेरू है, दिस इज बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे आती है। लेक टिटिका का जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य मोटरेबल मोटर बोट चलने वाली सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है लेक टिटिकाका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे बड़ी झील है लेक टिटिकाका। अब देखिए यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा, ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अटाकामा डेजर्ट, जहाँ पे मैं ये कलर कर रहा हूँ ब्लू, दिस इज अटाकामा डेजर्ट। याद रखिएगा अटाकामा डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे सूखा स्थान है। सूखा स्थान क्यों है? देखिए यहाँ से जो ट्रेड विंड आती हैं, व्यापारिक पवनें आती हैं, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें इस एंडीज पर्वत से टकराकर इस क्षेत्र में बरसात कर देती हैं। और ये वाला क्षेत्र जो है ये कौन सी जगह आ जाता है? ये आ जाता है रेन शैडो जोन, जहाँ पे बरसात नहीं होती है। इस तरफ से भी कुछ हवाएं आती हैं, हालांकि यहाँ पे पेरू की ठंडी जलधारा बहती है, तो यहाँ से आने वाली हवाओं में वाष्प की वैसे ही कमी होती है क्योंकि ये ठंडी जलधारा है। लेकिन फिर भी जो हवाएं आती हैं वो टकराती किससे हैं? वो एंडीज पर्वत श्रृंखला तक पहुँचती ही नहीं। एंडीज पर्वत श्रृंखला से पहले ही एक छोटी सी पर्वतों की चेन है जिसे हम बोलते हैं कोस्टल चिली रेंज। चिली के बिल्कुल किनारे पर है कोस्टल चिली रेंज, यह है कोस्टल चिली रेंज, यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और इन दोनों के बीच में आता है अटाकामा डेजर्ट। दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में होने के कारण ये रेन शैडो के क्षेत्र में आ जाता है, और रेन शैडो वाले क्षेत्र में ये डेजर्ट स्थित है, इसलिए दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। पोल जो हैं दोनों, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इससे भी ज़्यादा ड्राई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ अदर देन पोल। यहाँ पे बरसात 1 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम होती है। हम चलेंगे साउथ एंडीज में, जो साउथ वाला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, दिस इज कॉल्ड साउथ एंडीज। और इस साउथ एंडीज में यहाँ पे आपको एक देखिए पर्वत दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है दिस इज
एकांकागुआ, दिस इज ए एंड दिस इज एकांकागुआ। एकांकागुआ पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यानी एशिया महाद्वीप में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, हिमालय में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालय में है, लेकिन अगर हम एशिया महाद्वीप के बाहर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो वो माउंट एकांकागुआ ही है। इसका मतलब ये हुआ कि माउंट एकांकागुआ इस एंडीज पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज इज माउंट एकांकागुआ। ये अर्जेंटीना और चिली, ये चिली देश है, ये अर्जेंटीना देश है, दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है माउंट एकांकागुआ। इस माउंट एकांकागुआ के पास में ही जहाँ पे मैंने बनाया एक और पर्वत पड़ता है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडाओ। क्या नाम है? ओजस डेल सलाडाओ। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। ऐसा पर्वत जो एक ज्वालामुखी है और जो एक्टिव भी है, जिसमें से ज्वालामुखी उद्गार भी होते हैं, ऐसा सबसे ऊंचा हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कोई पर्वत है दुनिया में तो उसका नाम है ओजस डेल सलाडाओ। ये भी एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही आता है, इसी के पास में, एकांकागुआ के पास में ही है ओजस डेल सलाडाओ। याद रखिएगा, ओजस डेल सलाडाओ, माउंट एकांकागुआ, दोनों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आ सकता है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, वेस्टर्न जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद हम पढ़ेंगे इसके ईस्ट साइड में, तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी वाला हिस्सा है ये उठा हुआ है। ये तो पर्वत श्रृंखला है ही, वलित पर्वत हैं, ये काफ़ी हाइट वाले पर्वत हैं, लेकिन जो पूर्व वाला क्षेत्र है ये क्षेत्र भी उठा हुआ है। और उठी हुई भूमि को हम हाईलैंड या प्लेटू बोलते हैं। तो ईस्टर्न हाईलैंड में मुख्य रूप से 3 प्लेटू आते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड जो हैं वो जो वलित पर्वत आपको दिख रहा है, ये वलित पर्वत से काफ़ी पुराने हैं। ईस्टर्न हाईलैंड ओल्डर रॉक्स हैं, स्टेबल रॉक्स हैं, और प्री कैम्बियन युग की ये प्लेटें हैं जिन्हें हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। लगभग 1.7 बिलियन ईयर ओल्ड ये चट्टानों से बनी हुई ये हाईलैंड्स हैं। प्री कैम्बियन युग की चट्टानों से बनी हुई ये हाईलैंड्स हैं, या इन्हें हम प्लेटू कहेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम है गुयाना हाईलैंड्स। यहाँ पे मैंने आपको देश पढ़ाया था गुयाना, और दूसरा देश मैंने आपको बताया था गुयाना के पास में कौन सा बताइए? वेनेजुएला भी मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे वेनेजुएला और गुयाना, वहीं पे वेनेजुएला और गुयाना वाले क्षेत्र में ही पड़ता है गुयाना हाईलैंड्स, जो आपको ब्लैक स्क्वायर के अंदर दिख रहा है, दिस इज गुयाना हाईलैंड्स। अब इस गुयाना हाईलैंड्स के दक्षिण में जो ये रिवर दिख रही है आपको, जो रिवर सिस्टम दिख रहा है, दिस इज अमेजन रिवर सिस्टम। इसके उत्तर में भी आपको एक रिवर सिस्टम दिख रहा होगा जो जाके अटलांटिक ओशन में गिरेगा, उसका नाम है ओरिनाको रिवर सिस्टम। तो ओरिनाको रिवर सिस्टम और अमेजन रिवर सिस्टम के बीच में पड़ता है गुयाना हाईलैंड्स। इस गुयाना हाईलैंड्स में ही पड़ता है एंजल फॉल। यहाँ पे पड़ता है एंजल फॉल। एंजल फॉल जो है वो वेनेजुएला देश की बात करें तो वेनेजुएला में है, और नदी की बात करें तो एक सहायक नदी है ओरिनाको की। नदियों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। करोनी नदी पर पड़ता है एंजल फॉल। तो एंजल फॉल वेनेजुएला में है, गुयाना हाईलैंड्स में आता है, और करोनी नदी पर है। ये नदी का नाम आता रहता है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजर वाटरफॉल, जिसकी हाइट लगभग 970 मीटर है। अब ये जो गुयाना हाईलैंड्स है, यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में कॉफ़ी का और रबड़ का उत्पादन होता है। कॉफ़ी और रबड़ का उत्पादन करने में ये जो ब्राज़ील है ये सबसे अग्रणी देशों में आता है। इस महाद्वीप में भी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी कॉफ़ी और रबड़ का काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अब गुयाना हाईलैंड्स में जो कॉफ़ी और रबड़ का उत्पादन होता है, वहीं से इसी गुयाना हाईलैंड के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है निग्रो जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अमेजन की सहायक नदी है। और जहाँ पे निग्रो अमेजन से आके मिलती है वहाँ पे एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है मानास पोर्ट। ये स्पेलिंग गलत लिखी है, मानुस पोर्ट है उसका नाम। उस मानुस पोर्ट से वो एक नदीय बंदरगाह है, दुनिया का सबसे अंदर स्थित, मतलब नदी में ज़्यादा समुद्र से अधिक दूरी पर स्थित बंदरगाह है मानस पोर्ट, जहाँ से रबड़ का काफ़ी अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है मानुस पोर्ट से। याद रखिएगा कौन सी नदी पर है? निग्रो नदी पर, हम अभी देखेंगे। ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो आपको दिखाई दे रहा है। गुयाना हाईलैंड्स हमने समझ लिया है। ये ब्राज़ील वाले क्षेत्र में, ब्राज़ील प्लस इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र इसका आएगा,
सेंट्रल और दक्षिणी ब्राज़ील है, कुछ अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे का क्षेत्र भी यहाँ पे आएगा। दिस इज ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है मुख्य रूप से इसमें दो तो प्लेटू ही हैं बड़े बड़े, एक है मांटे ग्रासो का प्लेटू, माटा ग्रासो का प्लेटू है, और दूसरा है प्लेटू ऑफ बॉर्बेरिमा। दिस इज प्लेटू ऑफ बॉर्बेरिमा, दिस इज प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो, माटा ग्रासो भी बोलते हैं इसको, केवल ग्रासो भी लिखा आपको मिलेगा। माटो ग्रासो का प्लेटू, बॉर्बेरिमा का प्लेटू, ये दोनों ही ब्राज़ीलियन हाईलैंड के अंतर्गत आते हैं। ब्राज़ीलियन हाईलैंड में भी कॉफ़ी का बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, काफ़ी अधिक मात्रा में कॉफ़ी पैदा होती है यहाँ पे। और अपने आप एटलस में देखिए, इस लोकेशन पे आपको एक बंदरगाह मिलेगा, उस बंदरगाह का नाम है सेंटोस पोर्ट। सेंटोस पोर्ट को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सेंटोस पोर्ट से कॉफ़ी का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। यहाँ पे कॉफ़ी का ब्राज़ीलियन हाईलैंड में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। इस ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ही 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी वो नदियाँ हैं? पराना, पैराग्वे और उरुग्वे, जिसे हम रियो डी ला प्लाटा रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। वो तीनों नदियाँ इस ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ही निकलती हैं। ब्राज़ील में जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में या ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, उन कॉफ़ी के बागानों को फजंडा कहा जाता है। फजंडा, यहाँ लिखा है मैंने हिंदी में फजंडा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं। आंसर है फजंडा, आंसर है फजंडा। अब हम चलते हैं तीसरे हाईलैंड्स या प्लेटू की तरफ। ब्राज़ीलियन हाईलैंड हमने देख लिया। दिस इज पेंटागोनिया का प्लेटू या पेंटागोनिया का डेजर्ट भी हम इसको कहते हैं। पेंटागोनिया प्लेटू या पेंटागोनिया का डेजर्ट भी हम इसको कहते हैं। डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेमी इरिड है, सेमी इरिड क्षेत्र है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सेमी इरिड स्क्रब प्लेटू है ये, तो इसको डेजर्ट भी कहा जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा डेजर्ट है, पैटागोनिया डेजर्ट। अर्जेंटीना का भी सबसे बड़ा डेजर्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है, तो याद रखिएगा पैटागोनिया डेजर्ट दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में है। इसका कुछ हिस्सा चिली में भी आता है। ये देश इधर जो दिख रहा है आपको चिली है, ये देश जो आपको दिख रहा है ये अर्जेंटीना है। यहाँ पे जो घास पाई जाती है, जो झाड़ियाँ पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं पैटागोनियन स्टेपीज। अब स्टेपीज क्या होता है, सवानास क्या होता है? देखिए, कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यानी इक्वेटर के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में 22.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 22.5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सवाना। बड़े तौर पर उन सवानाओं का अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे इसी वीडियो में घास के मैदान का नाम पढ़ेंगे लानोस, वो सवाना घास के मैदान होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं? अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाएं तो कर्क रेखा से लेके आर्कटिक सर्कल तक, दक्षिणी गोलार्ध में आए तो मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट क्षेत्र। और इस टेम्परेट क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है बड़े तौर पर, मुख्य तौर पर स्टेपीज कहा जाता है। इन स्टेपीज का अलग अलग देश में अलग अलग नाम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं पैटागोनियन स्टेपीज, और अभी हम पंपास भी पढ़ेंगे, पंपास भी स्टेपीज हैं, और पैटागोनियन जो घास के मैदान हैं वो भी स्टेपीज हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैटागोनियन स्टेपीज। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहा जाता है पैटागोनियन स्टेपीज, जो कि मेन रूप से स्क्रब्स होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट आपको पता होना चाहिए। कौन सा डेजर्ट है, कमेंट करके मुझे बताइए। दुनिया में 8वें नंबर का डेजर्ट आता है पैटागोनिया का डेजर्ट, चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। कुछ स्टेपीज और कुछ सवाना घास के मैदानों के नाम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, प्लस वो घास के मैदान कौन से देश में पाए जाते हैं, जितने भी आपको याद हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा। अब हम चलेंगे सेंट्रल लोलैंड की तरफ। तो देखिए, जब दो तरफ हाईलैंड होगी, दो तरफ जब हाईलैंड आपको मिलेगी, ये क्या था, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला थी, और पूर्व की तरफ क्या है, ये ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, बरसात होगी तो पानी बीच में भर जाएगा, और जब पानी बीच में भर जाएगा तो वहाँ से नदियाँ निकलेंगी, वो दलदली क्षेत्र बन जाएगा, और जहाँ से नदियाँ निकलेंगी वहाँ पे जंगल पाए जाएंगे, वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, तो वही एक तरह से बेसिन बन जाएगा, नदियों का बेसिन बन जाएगा। तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सेंट्रल लोलैंड है वो किसी ना किसी नदी का बेसिन है। सेंट्रल लोलैंड जो है वो किसी ना किसी नदी का बेसिन है। उसी नदी के बेसिन के नाम पे हम सेंट्रल लोलैंड को अभी पढ़ेंगे। सबसे हम पहले पढ़ेंगे लानोस बेसिन। लानोस बेसिन कहाँ पे है, चलिए यहाँ पे देखते हैं लानोस बेसिन कहाँ पे है।
ये जो मैंने आपको ओरिनाको रिवर पढ़ाई थी, ओरिनाको रिवर के बारे में जो बताया था, रिवर मैंने आपको अभी नहीं बताई है। ओरिनाको रिवर वाला जो क्षेत्र है, ओरिनाको रिवर वाला जो क्षेत्र है, ये है, ये क्या है, ये कौन सा हाईलैंड्स है यहाँ पे, ये गुयाना हाईलैंड्स है और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इनके बीच में जो ये बेसिन बन गया है, इसको हम लानोस बेसिन बोलते हैं। इस लानोस बेसिन में ओरिनाको रिवर सिस्टम मौजूद है। ओरिनाको नदी मुख्य रूप से बहती है और इन लानोस बेसिन में ही घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है। लानोस घास के मैदान कैसे हो गए, क्योंकि ये ट्रॉपिक वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवानास कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो लानोस जो है वो सवानास हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अभी जो बड़ी सी नदी आपको दिख रही है, रिवर सिस्टम दिख रहा है, दिस इज अमेजन रिवर सिस्टम। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है और अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं है, दूसरी सबसे लंबी नदी और पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी लंबाई के हिसाब से देखें तो नील नदी है। तो इस अमेजन रिवर सिस्टम का जो बेसिन है उसे हम कहते हैं सेल्वास बेसिन। ये सेल्वास बेसिन है, सेल्वास बेसिन है। तो सेल्वास बेसिन में क्या मिलेगा, इस सेल्वास बेसिन किसे कहते हैं, या फिर सेल्वास जंगल कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता रहता है। सेल्वास को अमेजन के साथ याद रखिएगा। सेल्वास बेसिन जो है वो अमेजन रिवर सिस्टम वाले क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पे लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, खासकर बैम्बूस ट्री बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये जगह क्योंकि इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पे इक्वाटोरियल यानी विषुवतीय वर्षा वन, इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि सदाबहार वन होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। और यहाँ पे इतनी अधिक मात्रा में जंगल पाया जाता है कि यह भूमि दलदली हो गई है, नीचे तक प्रकाश पहुँचता नहीं है, तो ये जगह रहने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे आबादी कम पाई जाती है और जो यहाँ की लकड़ी है उसका इमारती इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दलदल है और पेड़ लंबे ज़्यादा हैं, मोटे उतने नहीं हैं, तो इमारती लकड़ी नहीं मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे जो वनस्पति मिलती है उसका इमारती लकड़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन किस चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है, तो महत्व कौन सा रह गया इसका, हमारा जो है वो पर्यावरणीय महत्व है। यहाँ पे जो जंगल पाए जाते हैं जिन्हें हम सेल्वास कहते हैं, वहाँ से इतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है कि इस क्षेत्र को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सेल्वास को, अमेजन नदी के बेसिन को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जो अमेजन नदी के बेसिन में पाए जाते हैं, उन्हें दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिन, दिस इज ला प्लाटा बेसिन। ला प्लाटा बेसिन में मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, अभी हम उनको भी पढ़ेंगे, पैराना, पुरगवे और दिस इज पैराना, दिस इज उरगवे एंड दिस इज पैराग्वे। इन 3 नदियों के बेसिन के सिस्टम को हम कहते हैं रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा रिवर सिस्टम या रियो डी ला प्लाटा रिवर सिस्टम। रियो डी ला प्लाटा नहीं बोलेंगे, केवल ला प्लाटा बेसिन बोलेंगे इसको। ला प्लाटा बेसिन की तीनों नदियां जाके एक एस्चुरी में गिर जाती है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये बंदरगाह जैसा है, बंदरगाह नहीं है। खाड़ी जैसी जो दिखाई दे रही है, खाड़ी भी नहीं है, ये बे जैसी जो दिखाई दे रही है, बे भी नहीं है, गल्फ भी नहीं है। तो ये है क्या, फिर अंदर पानी जो जा रहा है, दिस इज एस्चुरी। एस्चुरी कौन सी एस्चुरी, इस एस्चुरी का नाम है रियो डी ला प्लाटा। क्या नाम है इस एस्चुरी का, रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा। ये ला प्लाटा बेसिन है, 3 नदियां हैं, पराना, पैराग्वे और उरग्वे, ठीक है। और ये जो एस्चुरी है रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा जो है एक बहुत ही आधुनिक बंदरगाह है। इस रियो डी ला प्लाटा के दोनों तरफ 2 बड़े बड़े शहर स्थित हैं। एक शहर का नाम है मोंटेवीडियो और दूसरे शहर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। मोंटेवीडियो जो है वो पैराग्वे की राजधानी है। एक ही एस्चुरी किनारे पर 2 राजधानियां स्थित हैं, एक है उरुग्वे की, दूसरी है अर्जेंटीना की, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। साउथ अमेरिका की रिवर्स की हम बात करें तो जो मेन बड़े ड्रेनेज सिस्टम हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे अमेजन नदी का ड्रेनेज सिस्टम, अमेजन रिवर सिस्टम। नंबर 2 पे जो आता है दैट इज रियो डी प्लाटा रिवर सिस्टम, या उसे हम पैराग्वे, पराना, उरुग्वे रिवर सिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे है। तीसरा जो आता है दिस इज ओरिनाको रिवर सिस्टम, ये ओरिनाको रिवर सिस्टम है। और चौथे नंबर पे जो आएगा वो आएगा साओ फ्रांसिस्को रिवर, साओ फ्रांसिस्को नदी यहाँ पे है। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन हम इन 4 नदियों के सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में आ जाएगा। और ये चारों नदियों का जो रिवर सिस्टम है,
ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये इस पूरे महाद्वीप का लगभग 2/3 हिस्सा कवर कर लेता है। तो इतना बड़ा इन चारों का रिवर सिस्टम आता है। अमेजन रिवर सिस्टम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ये दूसरे नंबर पे लंबाई में आती है। लंबाई 6400 किलोमीटर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है पानी की मात्रा के हिसाब से। कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है? तो देखिए, जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये है पेरू। ये कौन सा देश है? यहाँ पे जो देश है उसका नाम है पेरू। इस पेरू देश में जो पेरू देश में कौन से पर्वत श्रृंखला है? उस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। और ये पेरू देश का बीच वाला हिस्सा है। तो इस जगह को अगर हम बोलना चाहें तो इस जगह को हम बोलेंगे सेंट्रल पेरुवियन एंडीज। सेंट्रल पेरुवियन एंडीज से उदय होता है, जन्म होता है अमेजन नदी का। और अमेजन नदी का जब जन्म होता है तो वो अमेजन नहीं होती है। जैसे जब गंगा का उदय होता है तो वो भागीरथी होती है, फिर अलकनंदा में मिल जाती है और गंगा बन जाती है। ऐसे ही जब अमेजन का उदय होता है तो वो अमेजन नहीं होती है। इसके दो हेड वाटर हैं। जब दो मुख्य शाखा नदियाँ आके मिलती हैं तब उसका नाम अमेजन पड़ता है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक का नाम है मैरानोन रिवर, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, दिस इज मैरानोन। जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है, दिस इज मैरानोन रिवर। और दूसरी है उकियाली नदी, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, दिस इज उकियाली नदी। तो उकियाली और मैरानोन दोनों का ही जो उदय हो रहा है वो पेरू देश से हो रहा है, एंडीज पर्वत श्रृंखला से हो रहा है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला का भी ये मध्य वाला क्षेत्र है, वहाँ से दोनों नदियों का उदय हो रहा है। किन नदियों का? मैरानोन नदी और उकियाली नदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि अमेजन नदी की हेड वाटर्स जो है उनके क्या नाम है। तो मैरानोन नदी और उकियाली नदी दोनों नदियों के मिलने के बाद इसका नाम अमेजन बन जाता है। जो रेड कलर से आपको दिख रही है वो अमेजन नदी है, जो जाके अपना डेल्टा बना देती है। कहाँ पे? ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन में बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती है। इतना बड़ा डेल्टा बनाती है कि वहाँ पे एक पूरे का पूरा बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो कि अमेजन नदी का मुख है। अमेजन नदी का जो मुख है वहाँ पे कौन सा बंदरगाह है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे जो पोर्ट है आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिस इज मकापा पोर्ट। ये लिखा भी है यहाँ पे, मकापा पोर्ट है। अमेजन नदी के मुख पर मुहाने पर मकापा पोर्ट है, जहाँ से अगेन मैं आपको बता रहा हूँ रबड़ का और कॉफ़ी का काफ़ी अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेजन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ आपको दिख रही हैं, लेकिन हमें दो ही याद करनी है। जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, जो उत्तर दिशा से आके मिलती है, वो है निग्रो। दिस इज निग्रो नदी। निग्रो नदी पर भी एक पोर्ट है जहाँ पे निग्रो और अमेजन आके मिल जाती है। वहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है मानुस पोर्ट। मानुस पोर्ट, जहाँ पे रेड डॉट आपको दिख रहा है, यहीं पे है मानुस पोर्ट। मानुस पोर्ट जो है वो सबसे अंदर स्थित, सबसे दूरी पर स्थित एक नदीय द्वीप है। यानी समुद्र से जो नदी में रास्ता जाता है उसे हम कहते हैं रिवर वाटरवेज। और रिवर वाटरवेज पे अंदर बने होते हैं पोर्ट। तो किसी नदी पर रिवर वाटरवेज पर सबसे अधिक दूरी पर स्थित जो पोर्ट है वो मानुस पोर्ट ही है। ये मानुस की स्पेलिंग गलत लिखी है, MANUAS है, मानुस पोर्ट है। और मानुस पोर्ट कौन सी नदी पर है? तो निग्रो नदी पर है। और निग्रो नदी किसकी सहायक नदी है? निग्रो नदी अमेजन की सहायक नदी है, जो कि उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है या उत्तर दिशा से आके मिलती है। नदी इधर को बह रही है, जो ऊपर से आएगा वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, जो नीचे से आएगा वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, बड़ी भी लंबाई में भी सबसे अधिक और पानी की मात्रा में भी सबसे अधिक ट्रिब्यूटरी है, वो जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है दक्षिण दिशा से आके मिलती है, उसका नाम है मदिरा। दिस इज मदिरा। तो मदिरा, दिस इज मदिरा, दिस इज निग्रो। याद रखिएगा, निग्रो और मदिरा दोनों ही अमेजन की सहायक नदियां हैं। निग्रो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, मदिरा राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। निग्रो के ऊपर एक पोर्ट बना हुआ है, नदीय बंदरगाह बना हुआ है, जिसका नाम है मानुस। और मानुस नदीय बंदरगाह जो है वो सबसे अंदर स्थित बंदरगाह है किसी भी नदी पर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील देश में है और वहाँ से रबड़ का काफ़ी अधिक मात्रा में जो है निर्यात किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्वे, पराना और उरुग्वे रिवर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं डी ला प्लाटा रिवर सिस्टम।
ये पैराग्वे, पराना और उरुग्वे रिवर सिस्टम है। कौन से देश हैं यहाँ पे जो देश आपको दिखाई देंगे वो ब्राज़ील दिखाई देगा, पैराग्वे दिखाई देगा, बोलाविया भी का भी कुछ हिस्सा दिखाई देगा, अर्जेंटीना दिखाई देगा और उरुग्वे दिखाई देगा। इन सभी देशों के अंदर जो रिवर सिस्टम है जिसका नाम है पैराग्वे, पराना और उरुग्वे रिवर सिस्टम, इनमें जो तीनों नदियों में मुख्य नदी है उसका नाम है पराना। पराना में ही आके पैराग्वे और उरुग्वे मिल जाती हैं। उरुग्वे इनमें सबसे छोटी नदी है। मुख्य नदी जो है वो पराना ही है। पराना ही जाके इस एस्चुरी में गिरती है। एस्चुरी का नाम मैंने आपको पहले ही बताया, रियो डी ला प्लाटा। दो शहरों के नाम मैंने आपसे पूछे थे, वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। दिस इज मोंटेविडियो जो कि उरुग्वे की राजधानी है, एंड दिस इज ब्यूनोस एयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। दोनों ही रियो डी ला प्लाटा के तट पर स्थित हैं। रियो डी ला प्लाटा कौन से महासागर में है? तो अटलांटिक ओशियन में है। अटलांटिक ओशियन में है। अभी यहाँ पे देखिए हम 2-3 चीज़ें और देखेंगे। ये जो नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं? दिस इज पैराग्वे, दिस इज पराना एंड दिस इज उरुग्वे। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इन सीमाओं का नाम। तो जो उरुग्वे नदी है, ब्लू कलर से आपको दिख रही है, उरुग्वे नदी वो कौन कौन से देश की सीमाएं बना रही है? वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा बना रही है, नंबर 1। उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बना रही है, नंबर 2। याद रखिएगा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा, उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा जो बनाती है वो उरुग्वे नदी है। दूसरी नदी जो रेड कलर से आपको दिख रही है, दिस इज मनास नदी, दिस इज पराना नदी, नॉट मनास, दिस इज पराना नदी। तो पराना नदी कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना रही है? यहाँ पे आप देखेंगे पैराग्वे और अर्जेंटीना। ये पैराग्वे देश है, ये अर्जेंटीना देश है, दोनों का बॉर्डर बना रही है पराना नदी। ये है पराना नदी। और एक बॉर्डर ये और बनाती है, पैराग्वे और ब्राज़ील। दो दो देशों के जोड़े में दो जोड़े बना रही हैं। पैराग्वे और ब्राज़ील का बॉर्डर बना रही है पराना, और अर्जेंटीना और पैराग्वे का बॉर्डर बना रही है पराना। उरुग्वे नदी जो है वो पैराग्वे और ब्राज़ील का बॉर्डर बनाती है, पैराग्वे और ब्राज़ील का बॉर्डर बनाती है, प्लस पैराग्वे और अर्जेंटीना का बॉर्डर भी बनाती है। तो ये इस वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना रही हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नदी के नाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का नाम दिया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो हमारी पराना नदी है, उस पर यहाँ पे एक वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल को हम बोलते हैं इग्वाजू बोलेंगे इसको। इग्वाजू वाटरफॉल है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है ये। इग्वाजू याद रखिएगा कौन सी नदी पर है। इग्वाजू वाटरफॉल जो है वो पराना नदी पर है, अर्जेंटीना देश के अंदर आता है। यहाँ पे पड़ेगा इग्वाजू वाटरफॉल पराना नदी के ऊपर। ये जो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है इग्वाजू फॉल्स, ये जो इग्वाजू फॉल्स है ये पराना नदी के ऊपर है और अर्जेंटीना देश के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट है। कौन से देश में है? अर्जेंटीना देश में है। कौन कौन से देश की सीमाएं बनाती हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके आप मैच करके दिमाग में बसा लीजिए कि कौन कौन सी नदी कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना रही है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अब हम बात करेंगे ओरिनाको रिवर की, जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है, ये ओरिनाको नदी है। ओरिनाको नदी जो है वो मुख्य रूप से देखें तो वेनेजुएला और कोलंबिया में बहती है। वेनेजुएला और कोलंबिया में बहती है। ये है वेनेजुएला, इधर है कोलंबिया। दोनों ही देशों में ये रिवर सिस्टम है। नाम है ओरिनाको रिवर सिस्टम। कहाँ से निकल रही है? गुयाना आइलैंड से निकल रही है। कहाँ बह रही है? तो यहाँ पे जो घास के मैदान है उन्हें हम लानोस ग्रासलैंड कहते हैं। उन्हीं ग्रासलैंड से होके बहती है ओरिनाको रिवर। इसका जो मुख है वो कहाँ है? तो ये अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये अपना डेल्टा बनाती है। बस इतना ही जानना है। जो रेड कलर से आपको दिख रही है यह है सैन फ्रांसिस्को नदी। ये पूर्ण रूप से ब्राज़ील में बहती है। सैन फ्रांसिस्को नदी पूर्ण रूप से ब्राज़ील में ही बहती है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है, अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जाती है। ये जो हरी वाली आपको दिख रही है, ग्रीन वाली, इस नदी का नाम है टोकांटिस नदी। क्या नाम है? टोकांटिस नदी। अपने एटलस में आप ढूंढिए, ये टोकांटिस नदी है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो इस नदी का मुहाना है वो एक बंदरगाह है। जो इस नदी का मुहाना कहाँ पे है? देखिए जो अमेजन नदी का मुहाना था आपको मैप में दिखेगा, उसके पास में एक चौड़ा सा मुहाना एक नदी का और दिखेगा। जो दूसरा बड़ा सा मुहाना आपको दिखेगा यहाँ पे, उसका नाम है टोकांटिस नदी है। जिसका मुहाना वो है, वो अमेजन का मुहाना नहीं है। इस टोकांटिस नदी का मुहाना भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है बेलम बंदरगाह, और जहाँ से अगेन रबड़ और कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। बेलम बंदरगाह टोकांटिस नदी पर है,
अमेजन नदी पर नहीं है। अमेजन नदी पर कौन सा बंदरगाह है मैंने आपको अभी बताया है, कमेंट करके आप मुझे बताइए। टोकांटिस भी आप याद रखिएगा। ग्रासलैंड की हम बात कर लेते हैं तो साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनमें से जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, मतलब विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले जो ग्रासलैंड है वो कौन कौन से हैं? लानोस ग्रासलैंड यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये लानोस ग्रासलैंड है। कोलंबिया और वेनेजुएला वाले क्षेत्र में मिलेंगे, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है यानी सवाना है। सेल्वाज आपको कहाँ पे मिलेंगे? सेल्वाज मैंने आपको बताया था इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट यानी कि विषुवतीय वर्षा वन, जो सदाबहार वन है जो अमेजन नदी के बेसिन में पाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सेल्वास। अगेन ये भी इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट है ही, लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाले क्षेत्र में आते हैं। सिराडो क्या है? सिराडो, ये जो आपको ऑरेंज कलर से जगह दिख रही है ये सिराडो है। जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है ये कटिंगा है। और सिराडो और कटिंगा को जोड़ के इस पूरे क्षेत्र को बड़े रूप पर बोलें, बड़े नाम से बोलें तो हो जाएगा कंपोस। कंपोस जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे भी चला जाता है, तो इसको हम सब ट्रॉपिकल बोलेंगे। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ है। सिराडो, कटिंगा और कंपोस तीनों ही मुख्य रूप से ब्राज़ील में हैं। ब्राज़ील के भी ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो मैंने आपको बताया उस क्षेत्र में आते हैं। सिराडो पूर्ण रूप से ट्रॉपिकल है। कटिंगा जो है वो कटिंगा जो है वो सब ट्रॉपिकल है। और इन्हीं दोनों ग्रासलैंड को मिला के और एक बड़े रूप में बोला जाए तो उसे हम बोलेंगे कंपोस, जो कि सब ट्रॉपिकल हो जाता है पूरे क्षेत्र में। यहाँ तक कंपोस फैल जाता है जो आपको रेड कलर से दिख रहा है। ये मुख्य रूप से सभी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। आपको देश का नाम और घास के मैदान का नाम याद रखना है। वो ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, ये याद रखना है। कंपोस जो है वो बोलाविया, पैराग्वे और उरुग्वे तक फैले हुए हैं। ये बोलाविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे प्लस मुख्य रूप से जो है वो है ब्राज़ील। दिस इज कंपोस, पूरा जो है ये कंपोस है। ये कटिंगा है, ये सिराडो है, ये सेल्वास हैं। देश है ये मुख्य रूप से ब्राज़ील। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें, टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब मकर रेखा से नीचे वाले और आर्कटिक सर्कल अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और अगर हम साउथ हेमिस्फीयर में है तो अंटार्कटिक सर्कल जो है, तो हम साउथ हेमिस्फीयर में ही है तो अंटार्कटिक सर्कल से ऊपर वाले या नॉर्थ वाले प्लस मकर रेखा से नीचे वाली जो जगह है उसे हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। इस टेम्परेट रीजन में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें मुख्य रूप से बोलेंगे स्टेपीज। तो स्टेपीज कौन कौन सी है? यहाँ पे अर्जेंटीना में जो स्टेपीज है उन्हें हम कहते हैं पंपास। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता रहता है क्योंकि मुख्य रूप से घास के मैदान बड़े वाले तो यही हैं, पंपास। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अगर वहाँ पे पंपास है तो टिक कीजिएगा। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वहाँ पे आपको पंपास लिखा ही मिलेगा। पंपास एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये एक स्टेपीज है। यहाँ पे एक बड़ी ही फेमस घास पाई जाती है, इसका नाम है अल्फा। अल्फा काफ़ी ताकतवर एनर्जेटिक घास होती है। जहाँ पे ज़्यादा घास पाई जाएगी वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे पशु अधिक मात्रा में पाले जाएंगे। पशु पाले जाएंगे तो वहाँ पे दुग्ध उद्योग होगा, प्लस जो है मांस उद्योग भी काफ़ी मात्रा में पनपेगा। तो यहाँ पे मांस उद्योग और दुग्ध उद्योग भी है, पशु भी पाले जाते हैं। जनसंख्या का भी सबसे अधिक क्षेत्र यही है क्योंकि यहाँ पे खेती भी सबसे अधिक होती है। इस वाले क्षेत्र में गेहूं का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। एग्रीकल्चर के लिए अच्छी भूमि है क्योंकि बरसात जो है यहाँ पे हम एक जैसी बरसात होती है। फर्टाइल है ये लोलैंड्स जो हैं, क्योंकि ये लोलैंड्स में आते हैं। कौन से लोलैंड्स हैं? ये कौन सा क्षेत्र मैंने आपको बताया था? डीला प्लाटा बेसिन जो बढ़ाया था वही वाला क्षेत्र है ये। मेन मुख्य रूप से ये अर्जेंटीना में आते हैं। नाम है इनका पंपास, याद रखेगा पंपास। उसके बाद मैंने आपको पैटागोनिया डेजर्ट जो पढ़ाया था वहीं पे मैंने आपको पैटागोनिया स्टेपीज बता दिया था। ये वही पैटागोनिया स्टेपीज हैं। यहाँ पे इन पैटागोनिया स्टेपीज में क्या है? पैटागोनिया डेजर्ट में क्या है? सेमी एरिड स्क्रब्स पाए जाते हैं। टेम्परेट क्षेत्र में ये जगह आती है। मुख्य रूप से अर्जेंटीना और चिली में आती है। यहाँ पे एक भेड़ पाई जाती है, इसका नाम है मैरियानो भेड़। मैरियानो भेड़ जो मुख्य रूप से मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई थी, यहाँ पे भी वही वाली भेड़ है, नाम है मैरियानो भेड़। उस मैरियानो भेड़ पाले जाने से जो ऊन बनती है वो दुनिया की सबसे फाइनेस्ट वूल होती है। बेसिकली मैरियानो भेड़ अगर आपको टिक करने के लिए है तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाइएगा, लेकिन यहाँ पे भी है। उसकी ओवरग्रेजिंग की वजह से, ज़्यादा ओवरग्रेजिंग होने की वजह से, ज़्यादा भेड़ के खाना खिलाने की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे डेजर्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वनस्पति कम होती चली जा रही है। हालांकि उस पर सरकार कुछ एक्शन भी ले रही है।
चिली, अर्जेंटीना और फाकलैंड आइलैंड, जो यहाँ पे फाकलैंड आइलैंड है जो कि यूके की टेरिटरी है, यहाँ तक ये पैटागोनियन स्टेपीज फैले हुए हैं। दो क्षेत्र और बच जाते हैं, उनका भी हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। एक है पैंटानल, ये जो आपको सर्किल के अंदर दिख रहा है, इस क्षेत्र का नाम है पैंटानल। पैंटानल क्या है? एक मार्सिस है। मार्सिस मतलब दलदली भूमि है, नम भूमि है, रामसर साइट भी है, वेटलैंड है ये। वेटलैंड क्यों है? ये देखिए, इधर भी पहाड़ हैं, इधर भी हाईलैंड है, और इन सब हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, ये बोलिवियन प्लेटू है, यहाँ से सारा पानी यहाँ बीच में आके इकट्ठा हो जाता है, ये लो लैंड है और यहाँ पे दलदली भूमि बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लडेड ग्रासलैंड जो है, इसे भी हम ग्रासलैंड ही जो कि जहाँ पे नमी होगी, दलदल होगी, वहाँ पे घास भी जमेगी, तो इस जगह का नाम हम बोलते हैं पैंटानल। मार्सिस भी बोलते हैं, पैंटानल ग्रासलैंड भी आप बोल लीजिए। फ्लडेड ग्रासलैंड बोलेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लडेड ग्रासलैंड यही है, जिसका नाम है पैंटानल। क्या नाम है इसका? पैंटानल। दुनिया का सबसे बड़ा अगर हम ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र में, ट्रॉपिक वाले क्षेत्र में, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में किसी वेटलैंड की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी वेटलैंड यही आएगी। कौन सी? पैंटानल वेटलैंड। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट कौन सी है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब बरसात होती है तब इस पैंटानल का 80% क्षेत्र पानी के नीचे डूब जाता है। कौन कौन से देश यहाँ पे हैं? ये है बोलीविया, नीचे की तरफ है पैराग्वे, बोलीविया, पैराग्वे और ब्राज़ील। इन तीनों देशों में ये फैला हुआ है पैंटानल वेटलैंड, पैंटानल मार्सिस, पैंटानल दलदली भूमि या पैंटानल फ्लडेड ग्रासलैंड भी इनको हम कह सकते हैं। एक क्षेत्र और रह गया है, एक मिश्रित वनस्पति वाला क्षेत्र रह गया है। मिश्रित वनस्पति मतलब वहाँ सभी तरह की वनस्पति पाई जाएगी, ना वो डेजर्ट ही है, ना वो ग्रासलैंड ही है, ना वो जंगल ही है, इसलिए हम इसको मिश्रित वनस्पति वाला क्षेत्र बोल रहे हैं। जो रेड स्क्वायर के अंदर आपको दिख रहा है उसका नाम है, रेक्टेंगल के अंदर आपको दिख रहा है ग्रैंड चाकोस। क्या? ग्रैंड चाकोस। ये मिश्रित वनस्पति वाला क्षेत्र है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्षेत्र में आता है। यहाँ से लगभग यहाँ से गुजरती है मकर रेखा, तो देखिए उसके दोनों तरफ ये आ रहा है, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्षेत्र में आ रहा है। सेमी इरिड है, मतलब बहुत ज़्यादा बरसात भी नहीं होती है लेकिन रेगिस्तान भी नहीं है, और ये ड्राई क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र भी नहीं कह सकते, बरसात वाला क्षेत्र भी नहीं कह सकते। और यहाँ पे जो है ब्रॉड लीफ वाले जंगल पाए जाते हैं, मतलब चौड़े चौड़ी पत्तियों के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। जगह का नाम है ग्रान चाकोस। क्या नाम है जगह का नाम? ग्रान चाकोस। ये जो हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला है और जो पैराग्वे रिवर है, इन दोनों के बीच वाला क्षेत्र, एंडीज और पैराग्वे रिवर के बीच वाला क्षेत्र ही है ग्रैंड चाकोस। अगर हम किसी नदीय बेसिन के हिसाब से इसको देखें तो डीला प्लाटा का जो बेसिन है, डीला प्लाटा बेसिन वाले क्षेत्र में ही आता है ग्रान चाकोस। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया है। क्या कवर कर लिया है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक विस्तार। इस भौगोलिक विस्तार को खत्म करने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी लैंडलॉक कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में कितने लैंडलॉक देश हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उन देशों के नाम भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं तो, और कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।